वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका डीसीसी में। दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा है पीएसआर, चेंजिंग प्रॉफिट शेयर रेशियो। और इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे चेंज होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, यानी गुडविल एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। और इस टॉपिक को हम अकाउंट्स बना के, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के, और इसके साथ साथ इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, जर्नलाइज कैसे करते हैं हम ये देखेंगे। और हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में, जिसमें कि हम जो रिजर्व सीखेंगे उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी होगा। ये क्या होते हैं इनके बारे में भी हम कंप्लीट सीखेंगे। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का अकेला क्वेश्चन कभी कभी 4 नंबर में आ जाता है पूछने के लिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से भी सेपरेट क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाता है। और ये सेपरेट क्वेश्चन नहीं भी आए तो चाहे आपका चैप्टर एडमिशन हो, चाहे चैप्टर रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, इन तीनों ही पॉइंट्स का भारी यूज है। यानी कि बड़े क्वेश्चंस आप इनके बिना कर ही नहीं सकते। जो बड़े क्वेश्चंस होंगे उनमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज होगा ही होगा, उसमें वर्कमैन कंपनसेशन एंड आईएफआर का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो लेक्चर है ये कम से कम 5 मार्क्स आपके लेके आएगा। तो बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे, और थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर गया तो वही याद है आपको, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ओके, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, रीवैल्यूएशन असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहां पर 2 पार्टनर हैं। एक का नाम है साहब एंजल रिया और दूसरी पार्टनर है एंजल प्रिया। ओके दोस्तों, ये 2 पार्टनर हैं। इन दोनों के बीच में जो रेशियो चलता आ रहा है वो रेशियो सब बराबर बराबर का, यानी 1:1 का। यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसको ये आपस में बराबर बराबर बांटेंगे। ठीक है, थोड़ी सी और हिस्ट्री बताता हूं मैं आप लोगों को। ये जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था साहब, ये बिजनेस आज से 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था। यानी कि ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था बिफोर 5 इयर्स। 5 साल पहले ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था, राइट। तो 5 साल पहले आप चले जाइए तो कब स्टार्ट हुआ होगा साहब ये बिजनेस, यानी 2020-21 में बिजनेस स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी, तो सुनिए ध्यान से, 2021 लिख देता हूं मैं, 2021 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो जब ये इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इनकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन थी वही, यानी कि रेशियो बराबर रहेगा, डीड बनाई गई थी, सारी चीजें थी। ठीक है, और ये बिजनेस चलता आ रहा था, काफी टाइम निकल गया, काफी मेहनत की इन्होंने, खून पसीना बहाया। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ना अपने बिजनेस में बहुत सारी चीजें खरीदी। देखना चाहते हो इन्होंने क्या क्या चीजें खरीदी, तो देखिए मैं आपको इनकी बैलेंस शीट से अवेयर कराता हूं। चीजें इन्होंने खरीदी, ध्यान से देखिए। इन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी थी साहब उस टाइम पे 10 लाख रुपए की। कितने की खरीदी थी? 10 लाख रुपए की एक बिल्डिंग खरीदी 2020-21 में। ओके, इन्होंने लैंड खरीदी थी, जमीन खरीदी थी इन्होंने 12 लाख रुपए की। इसके साथ साथ इनके पास फर्नीचर भी थी, और वो थी 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए की इन्होंने फर्नीचर खरीदी थी। ये 3 लाख रुपए का इनके पास में स्टॉक है आज ये। ठीक है, तो ये जो चीजें खरीदी थी, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये आज की वैल्यू नहीं है इन चीजों की, ये जब खरीदी थी उस टाइम की वैल्यू लिखी हुई है। समझ में आया? यस या नो? और ये जो स्टॉक था हमारा पिछली बैलेंस शीट में जो आ रहा था, यानी कि लास्ट ईयर तक जितना आ रहा था क्लोजिंग के टाइम तक, ये उसकी वैल्यू यहां पर लिखी हुई है। ये हमारी वैल्यू है। ठीक है जी, इसके साथ साथ इनकी लायबिलिटी भी थी सब। 10 लाख रुपए की इनकी कैपिटल थी एंजल प्रिया की। एंजल रिया ने 8 लाख रुपए लगाए थे। वहीं इन्होंने एसबीआई से लोन ले रखा है 7 लाख रुपए का। वहीं क्रेडिटर भी है इनके 5 लाख रुपए के। तो ऐसे करके बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है साहब? 30 लाख रुपए। मैं इधर भी लिख देता हूं, बैलेंस शीट का टोटल इधर भी कितना है? 30 लाख रुपए। ये इनकी बैलेंस शीट की सब कंडीशन है। समझ में आया? अब देखो सुनो ध्यान से, कि जो बिल्डिंग इन्होंने 5 साल पहले खरीदी थी 10 लाख रुपए की, जानते हो आज इसकी कीमत कितनी हो गई है? आज ये बिल्डिंग जो है 10 लाख की जगह पे इस बिल्डिंग की आज कीमत है साहब 15 लाख रुपए। यानी कि जो बिल्डिंग है इसकी आज की कीमत 15 लाख रुपए हो गई है जी, 15 लाख।
तो बताओ इस बिल्डिंग से फायदा हुआ है इनको या नुकसान हुआ है साहब? बताइए, फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? सर यहां पर फायदा हुआ है, यस या नो? तो यहां पर क्या हुआ है साहब? फायदा हुआ है। बता सकते हो कितने का फायदा हुआ है? जो चीज 10 लाख रुपए की इन्होंने खरीदी थी, आज वो चीज कितने की हो गई है? 15 लाख की हो गई है। तो 5 लाख का फायदा हुआ है। कितने का फायदा हुआ है साहब? 5 लाख रुपए का। ऐसे आगे चलते हैं। जो लैंड खरीदी थी इन्होंने 12 लाख की खरीदी थी, और आज ये लैंड, आज की कीमत कितनी हो गई साहब इसकी? आज इसकी कीमत 20 लाख हो गई है। समझ में आया? तो बताइए लैंड से फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? यहां पर भी सर, यहां पर भी नुकसान नहीं हुआ है, यहां पर भी क्या हुआ है? फायदा हुआ है। चलिए नुकसान बोल देता हूं। तो क्या हुआ है? यहां पर फायदा हुआ है। कितने का फायदा हुआ? अगर यहां देखा जाए तो यहां पर फायदा, यानी कि बोल सकते हैं कि यहां पर हमको फायदा हुआ है कितने रुपए का भाई साहब? यहां पर 8 लाख रुपए का फायदा हुआ है, यानी 8 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। किससे? हमें लैंड से। और यहां देखा जाए तो यहां पर कितने का प्रॉफिट है साहब? यहां पर हमारा जो प्रॉफिट है 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, हाँ या ना? यहां पर 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। चलिए ठीक बात, आगे चलते हैं। जो फर्नीचर है साहब 5 लाख रुपए की है, जो फर्नीचर है 5 लाख रुपए की है, लेकिन आज ये फर्नीचर की जो वैल्यू है साहब, ये डेप्रिसिएशन लगने के बाद आज की वैल्यू इसकी, मैं इस कलर से जो लिख रहा हूं ये आज की वैल्यू है, ध्यान रखना, 3 लाख हो गई। तो बताओ यहां क्या हुआ है? यहां पर लॉस हुआ है साहब, क्योंकि 5 लाख की वैल्यू 3 लाख हो गई। तो बता सकते हो मुझे कितना लॉस हुआ है? सर यहां पर 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है, क्योंकि आज की वैल्यू कितनी हो गई इसकी? 3 लाख रुपए की हो गई। यस या नो? आगे चलते हैं। स्टॉक 3 लाख रुपए का है, और रिवैल्यू जब हो रहा है ये, तो स्टॉक की जो वैल्यू है साहब आज की, जो आज की वैल्यू है वो 3,50,000 रुपए है साहब। आज की वैल्यू इसकी कितनी है? 3,50,000। तो बताओ स्टॉक से हमको कितना मुनाफा हुआ? स्टॉक से हमको साहब 50,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। यस या नो? तो दोस्तों ये वो वैल्यू है जो पहले से लिखी हुई है, ओके, और ये वो वैल्यू है जो ग्रीन कलर में लिखी है मैंने, जो आज की वैल्यू है। तो देखो आज की वैल्यू जहां पर है वहां पर कुछ जगहों पर तो हमें फायदा हो रहा है और कुछ जगहों पर हमें लॉस हो रहा है, यानी कि यहां पर हमें 2 लाख का लॉस हुआ है, मैं लिख देता हूं लॉस, और यहां पर प्रॉफिट। ठीक है जी? अब मुझे बताओ कि अगर हम इसकी आज वैल्यू चेंज करें, आज इसकी वैल्यू चेंज करें, तो चेंज करने पर वैल्यू कुछ चीजों की तो बढ़ रही है और कुछ चीजों की कम हो रही है, राइट? तो वैल्यू को चेंज करना ही रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। चेंज करनी क्यों है? एक बात सोचिए आप कि अब से पहले इन लोगों के बीच में जो रिया और प्रिया है, इन लोगों के बीच में रेशियो कैसा था? बराबर रेशियो था साहब, इक्वल रेशियो था। तो इक्वल रेशियो जब तक रहता, जब तक तो ये लैंड को कभी भी बेचेंगे, जो भी फायदा हो रहा है, जैसे मान लेते हैं बिल्डिंग से फायदा इनको कितना हो रहा है? 5 लाख। अगर ये आज इसको बेचते हैं तो दोनों को कितना कितना फायदा होगा? 2.5 लाख रुपए का होगा, क्योंकि रेशियो क्या है? सेम है, हाँ या ना? लेकिन मान लो इसी लैंड को ये रेशियो चेंज होने के बाद बेच रहे हैं, और इनका रेशियो चेंज हुआ, मैं यहां लिख देता हूं कि इनका जो रेशियो चेंज हुआ है 1:1 से इनका रेशियो हुआ है सब 3:2, ये इनका न्यू रेशियो हुआ है, ये चेंज होके आया है न्यू रेशियो। तो जो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है अब तक लैंड से, अगर ये दोनों पुराने रेशियो में बांटते तो दोनों को सब 2.5 लाख रुपए मिलता, 2.5 लाख रुपए। यस या नो? यानी कि प्रिया को भी और रिया को भी, ये एंजल रिया को मिलता, एंजल रिया, और ये एंजल प्रिया को मिलता, यानी दोनों को कितना कितना मिलता? बराबर बराबर मिलता। लेकिन जैसे ये रेशियो चेंज हो जाएगा तो चेंज होने के बाद अब 3:2 में, यानी कि एंजल रिया को कितना मिलेगा? 3 लाख मिलेगा, और एंजल प्रिया को कितना मिलेगा? 2 लाख मिलेगा। तो देखो यहां पर जो ये असेट्स खरीदा गया था जब, तो उस टाइम पे तो इनका रेशियो बराबर था। तो अब जैसे रेशियो चेंज हो जाएगा, अगर रेशियो चेंज होने पर ये प्रॉफिट न बांटा जाए 5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए में, तो एंजल प्रिया का लॉस हो रहा है। देखो 2,50,000 मिलता, लेकिन इसको मिलेगा कितना? आगे चल के 2 लाख मिलेगा। तो इसीलिए इसी लॉस से बचने के लिए कि रेशियो चेंज होने के बाद किसी पार्टनर को ज्यादा मिलेगा और किसी को कम मिलेगा, कौन सी प्रॉफिट में से? जो पुरानी प्रॉफिट है, रेशियो के चेंज होने से पहले की प्रॉफिट है। बताओ बिल्डिंग तो पहले खरीद ली थी ना भाई, अब तक, यानी कि
बिल्डिंग जब खरीदी थी 20-21 में, उस टाइम से लेके आज तक बिल्डिंग जो बढ़ी है वो 5 लाख रुपए की बढ़ी है। आज रेशियो चेंज हो रहा है, तो 5 लाख रुपए तो यानी आज से पहले की प्रॉफिट है, तो ये पुराने रेशियो में बटना चाहिए, लेकिन रेशियो चेंज हो जाएगा तो नए रेशियो में बटेगा। तो इसीलिए पार्टनर्स क्या करते हैं कि आज जितना भी फायदा हो रहा है असेट से, उसको आज ही चेंज कर लेते हैं, और अगर लॉस भी हो रहा है तो उसे भी आज ही चेंज कर लेते हैं। क्योंकि अगर लॉस हो गया तो रेशियो चेंज होने के बाद लॉस, अगर मान लो ये 5 लाख का लॉस होता तो यहां तो लॉस दोनों को 2.5 लाख रुपए देना होता, लेकिन रेशियो चेंज होने के बाद एंजल रिया का लॉस ज्यादा हो जाता। तो लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो न्यू रेशियो के बाद में एंजल रिया का लॉस है, लेकिन प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसका लॉस है? एंजल प्रिया का लॉस है। समझ में आया? तो इसी प्रॉफिट और लॉस के इफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए हम असेट्स को रीवैल्यू करते हैं साहब, असेट्स की वैल्यू को चेंज किया जाता है। समझ में आ गया? और जितना प्रॉफिट होता है इन सभी प्रॉफिट को ले जाके हम एक सेपरेट अकाउंट में रखते हैं जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं हम। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है उसको एक जगह सारे असेट से जो भी प्रॉफिट होगा इकट्ठा कर लेंगे, और जो भी लॉस होगा उसको भी एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद नेट निकालेंगे, और ये कैसे होगा यही हम देखेंगे। समझ में आया? तो देखिए यहां पर आपको ये तो देखने को मिल रहा है ना कि किस असेट से कितना फायदा हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। बिल्डिंग से हमें फायदा हो रहा है, लैंड से हमें फायदा हो रहा है, फर्नीचर से हमें फायदा हो नहीं लॉस हो रहा है 2 लाख रुपए का, और स्टॉक से हमें फायदा हो रहा है। तो फायदा एक जगह लिख लेंगे और लॉस हम एक जगह लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे मैं अभी बताऊंगा। पहले रीवैल्यूएशन का मतलब तो समझ लिया आपने, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का भी मतलब समझते हैं। ठीक है जी, ध्यान से देखिए। यहां पर क्रेडिटर दिख रहे हैं आपको 5 लाख रुपए के। मान लो इनमें से एक क्रेडिटर ये जो है इसका नाम है साहब मोहित। ठीक है जी, इसका नाम क्या है? मोहित। और ये क्रेडिटर जो है ये एंजल प्रिया का मोहित है। समझ में आया? जो मोहित नाम है क्रेडिटर का वो एंजल प्रिया पर पहले से ही मोहित है साहब। ओके, और इसका जो पैसा है वो 5 लाख में मोहित का 1 लाख रुपया है, यानी मोहित नाम के क्रेडिटर का इस 5 लाख के अंदर कितना है साहब? 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया मोहित नाम के क्रेडिटर का है। इसने क्या किया? इसने कहा कि चलो मैंने अपना 1 लाख रुपया छोड़ दिया। समझ में आया? इन्होंने क्या किया? मोहित ने 1 लाख रुपया अपना छोड़ दिया। तो बताओ जो पहले क्रेडिटर 5 लाख रुपए थे अब क्रेडिटर कितने हो जाएंगे साहब? 5 लाख में से 1 लाख कम हो गए यानी 4 लाख हो जाएंगे, यानी 1 लाख के क्रेडिटर हमारे कम हो गए, यानी लायबिलिटी हमारी कम हो गई। तो जो हमारी लायबिलिटी कम हुई है इससे हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बोलो। लायबिलिटी अगर कम हुई है तो लायबिलिटी कम होने से हमको प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, क्योंकि अब हमें पे कम करना पड़ेगा। जहां पहले 5 लाख पे करने होते 1 लाख पे करना होता। तो जो फायदा हुआ है इसको दोनों पार्टनर आपस में बांट लेंगे रेशियो चेंज होने से पहले ही। समझ में आया जी? तो इसे बोलते हैं हम रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। इसको क्या बोलेंगे? रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी की वैल्यू को कम या ज्यादा करना रीअसेसमेंट बोला जाता है, असेट्स की वैल्यू को कम या ज्यादा करना रीवैल्यूएशन बोला जाता है। समझ में आ गया? यस या नो? एक और एग्जांपल देता हूं। ये तो क्रेडिटर कम हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि एक क्रेडिटर था और हम उसको लिखना ही भूल गए हैं, हमारे बुक्स में है ही नहीं वो क्रेडिटर, लेकिन अचानक से उसने आके हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दी और बोला कि लाओ मेरे पैसे दो 50,000 रुपए। यानी कि इसे बोलते हैं कि क्रेडिटर पहले लिखना हम छूट गए, हमसे ओमिटेड हो गया है कोई क्रेडिटर। तो बोलो अचानक से जिस क्रेडिटर को हम भूल गए थे कि है ही नहीं वो आके अपीयर हो गया, तो हमको उसे पैसा देना पड़ेगा या उसे लेना है? देना पड़ेगा। तो बोलो लॉस या प्रॉफिट? तो यहां पर भी हमारा लॉस हो गया। तो जब लॉस हुआ, जब प्रॉफिट पहले बांटा जा रहा है तो लॉस को भी पहले ही बांटेंगे। तो इसी को भी हम क्या बोलेंगे? रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। समझ में आ गया दोस्तों? तो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का मतलब आपको समझ में आ गया? पहले ये बताओ, समझ में आ गया कि रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी क्या होती है और रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स क्या होता है? यानी असेट्स की वैल्यू को पुनः चेंज करना रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स होता है, और लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज करना रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी होता है। समझ में आ गया जी? अब इनसे जो प्रॉफिट या लॉस होता है इनको हम ले जाके एक सेपरेट अकाउंट में लिख देते हैं जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट में लिखने से पहले इसकी जर्नल एंट्री बताता हूं मैं आपको। आप अकाउंट बना के जर्नल एंट्री बना दो,
क्योंकि अकाउंट बनाना बहुत आसान होता है, जर्नल एंट्री में कभी कभी हम उलझ जाते हैं, या जर्नल एंट्री से आप अकाउंट बना दो। मैं दोनों ही तरीके आपको सिखाने वाला हूं, तो आप रेडी हैं सीखने के लिए? स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी को लेके हम आगे चलेंगे। तो ध्यान से देखिए, मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। आप ना बच्चों इसको ना आप याद करो अपना 11th क्लास का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, चेंज करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट की जगह आप सोचेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है जी। तो मैं यहां लिख देता हूं रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब दोस्तों सुनिए, मुझे बताइए आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने अभी आपसे बोला कि इसको आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम करेंगे लाइक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की तरीके से। क्यों बोला मैंने? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड बताओ क्या लिखते थे आप? प्रॉफिट होता था वो लिखते थे, और डेबिट साइड क्या लिखते थे? लॉस होता था वो लिखते थे। तो यहां पर भी वही करेंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसकी डेबिट साइड लिखेंगे, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है तो इसकी क्रेडिट साइड लिखेंगे, यानी इस साइड लिखेंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो इसकी डेबिट साइड यानी इस साइड लिखेंगे। अकाउंट का फॉर्मेट वही रहेगा, यहां पर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये हमने अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया जी, ठीक है। अब हम देखते हैं, अभी जो एग्जांपल लिया था उसी से हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है जी। तो देखो सबसे पहले आप यहां आओ, यहां पर देखने को क्या मिल रहा है कि जो बिल्डिंग की वैल्यू है पहले कितनी थी? 10 लाख, और अब कितनी हो गई है? 15 लाख। कितनी बढ़ गई साहब? 5 लाख रुपए से। तो बताओ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? सर प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों जब प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बोलो किधर करेंगे हम? क्रेडिट साइड, यानी यहां लिखेंगे हम। तो यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? बाय बिल्डिंग। बाय बिल्डिंग, बढ़ क्या रहा है? बिल्डिंग। जो चीज बढ़ती है उसी को हम यहां लिखते हैं, ठीक है, या जो चीज कम होती है उसी को हम यहां लिखते हैं। तो बिल्डिंग बढ़ रही है तो सब हमने बिल्डिंग को बढ़ा दिया। तो बिल्डिंग को जब हम बढ़ाएंगे तो यहां पर कितना कर देंगे साहब? कितने से बढ़ रही है बिल्डिंग? 5 लाख रुपए से, ठीक है जी। अब एक बात और बताऊं मैं आपको कि ये हमारी पुरानी बैलेंस शीट है, हम क्या करेंगे? एक नई बैलेंस शीट बनाएंगे, और नई बैलेंस शीट में दोस्तों जो हमारी बिल्डिंग पहले से 10 लाख लिखी हुई है, अब इसमें 5 लाख हम प्लस करके हम इसकी वैल्यू कितनी कर देंगे? हम इसकी वैल्यू कर देंगे साहब 15 लाख, यानी अब इसकी वैल्यू 15 लाख हो जाएगी नई बैलेंस शीट की। समझ में आ गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जो रेशियो चेंज हो जाएगा तो न्यू बैलेंस शीट बनेगी, तो न्यू बैलेंस शीट में बिल्डिंग को हम बढ़ा देंगे जितने से हमारी बिल्डिंग बढ़ी है। तो जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं इनकी डबल रिकॉर्डिंग होती है। तो मैंने देखो डबल रिकॉर्डिंग कर दी, मैंने 5 लाख यहां ऐड कर दिया और 5 लाख मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया। समझ में आ गया? लैंड की तरफ चलते हैं। लैंड कितने की थी पहले? 12 लाख की। कितनी बढ़ रही है साहब? 20 लाख की हो गई है। तो कितनी इंक्रीज हुई? 8 लाख से इंक्रीज हुई। तो यहां पर हम 8 लाख ऐड करके अब हम लैंड की वैल्यू कितनी कर देंगे साहब? पूरी 20 लाख कर देंगे। लैंड हमारी 20 लाख की हो जाएगी, और हम इस 8 लाख को रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां लिखेंगे प्रॉफिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है बाय क्या बढ़ा है हमारा? लैंड। तो यहां लिख देंगे बाय लैंड। कितना बढ़ा है साहब? 8 लाख। तो 8 लाख से हमने लैंड को बढ़ा दिया। कोई दिक्कत परेशानी साहब यहां तक? आगे चलते हैं, आगे चलिए, आगे आइए साहब। यहां पे देखिए फर्नीचर। सब फर्नीचर की वैल्यू पहले से कम हो रही है, यानी पहले 5 लाख थी और अभी कितनी हो रही है? 3 लाख हो रही है। तो अभी हम फर्नीचर की जो वैल्यू लिखेंगे साहब, 5 लाख थी 3 लाख हो रही है, तो हमारी वैल्यू कम हो गई। तो 5 लाख में से यानी कि हम कितना कम कर देंगे साहब? 2 लाख। जितना कम हो रहा है इतना 2 लाख हमने कम कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई फर्नीचर की? 3 लाख आ गई, ठीक है। और जो 2 लाख का लॉस है, ये लॉस इस बार रिवैल्यूएशन में किधर जाएगा साहब? ये डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होती है और लॉस किधर होते हैं? जाते हैं साहब डेबिट साइड आते हैं। तो यहां लिखेंगे फर्नीचर टू फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी कम हुई है साहब? 2 लाख रुपए से कम हुई है, तो मैंने 2 लाख रुपए यहां पे लिख दिया। कोई दिक्कत परेशानी? नो। चलते हैं आगे साहब। आगे देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ? स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू बेटा इंक्रीज हो रही है 50,000 से, तो हमने 3 लाख में यहां पर कितना प्लस कर दिया साहब? 3 लाख में प्लस कर दिया ये 50,000, और 3 लाख में 50,000 प्लस करके फाइनली हमारी स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई? 3,50,000। समझ में आ गया जी? तो बताइए मुझे, ये 50,000 की जो प्रॉफिट हुई है इसे हम कहां ले जाएं? इसे लेके आएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और प्रॉफिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड बाय स्टॉक,
और यहां लिख दिया हमने कितना साहब, यहां लिख दिया 50,000, 50,000। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं हम। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है साहब, यहां पर एक क्रेडिटर मोहित ने 1 लाख रुपए छोड़ दिए थे तो बेटा ये भी प्रॉफिट हो रहा था। क्रेडिटर हमारा क्या हो रहा था, कम हो रहा था, छोड़ के जा रहा था पैसे, तो बोलो ये भी प्रॉफिट हो गया। तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां जाएगा साहब, प्रॉफिट साइड। तो बाय क्रेडिटर, तो 1 लाख रुपए का हमारा सब क्रेडिटर कम हो गया, तो हमने ये भी प्रॉफिट साइड लिख दिया। और हम यहां पर क्रेडिटर को भी क्या करेंगे साहब, 1 लाख कम करके, यानी 5 लाख में से क्या कर देंगे, 1 लाख कम कर देंगे अभी, तो 1 लाख कम हो जाएगा 5 लाख में से, तो कितना लिखा जाएगा साहब, 4 लाख लिखा जाएगा नया क्रेडिटर। समझ में आ गया जी। आगे चलते हैं साहब, आगे चलते हैं। अब देखिए ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहां पर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितनी प्रॉफिट हो रही थी एक जगह लिख लिया, और जो भी लॉस हो रहा था एक जगह लिख लिया। अब हम ये देखेंगे कि यहां पर नेट प्रॉफिट हुई है हमारी या नेट लॉस हुआ है। तो अगर देखा जाए तो प्रॉफिट साइड ज्यादा है, तो अगर हम इसका टोटल करें दोस्तों, तो प्रॉफिट साइड जरा बताओ मुझे कितना आ रहा है, 8 लाख 5 13 13 और 14 14,50,000, 14,50,000 आ रहा है सब। 14,50,000 में से अगर हम 2 लाख का लॉस माइनस कर दें, तो बताइए रिवैल्यूएशन से होने वाली नेट प्रॉफिट कितनी हुई सब। 2 लाख इसमें से माइनस कर देंगे तो 12,50,000 हुई। तो यहां पर जो प्रॉफिट आई, टू प्रॉफिट, ये ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, इनके कैपिटल अकाउंट में। कितनी, 12,50,000। और कौन से रेशियो में ट्रांसफर होगी साहब, 1:1 इक्वल, यानी कि इसके बाद रेशियो चेंज हो रहा है, ये पुराने रेशियो में ही ट्रांसफर होगी। इसीलिए तो बना रहे थे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस आए पार्टनर रेशियो चेंज होने से पहले उसे क्या कर लें, आपस में बांट लें। यस या नो। तो जब हम 12,50,000 को बांटेंगे तो दोस्तों 6,25,000, यानी कि एंजल रिया, इसके कैपिटल में कितना जाएगा साहब, 6,25,000। और एंजल प्रिया, इसके अकाउंट में कितना जाएगा साहब, 6,25,000। दोनों के अकाउंट में 6,25,000 चला जाएगा साहब। और इसी के साथ हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 6,25,000। तो यह टोटल कितना हो जाएगा साहब, 12,50,000। और ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट सब कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए दोस्तों, हम बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो देख लेते हैं। देखो इनकी कैपिटल बढ़ रही है, तो ये पैसा इनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो यहां जो ये बैलेंस शीट आपने बनाई है, इस बैलेंस शीट को अब हम नई वैल्यू के साथ लिख लेते हैं। तो मैं इसको ना पुरानी वैल्यू को हटा के न्यू वैल्यू लिख देता हूं इसकी। तो बताओ मुझे यहां इसकी बेटा वैल्यू कितनी लिखी जाएगी। ये बिल्डिंग थी हमारी 10 लाख से 15 लाख हो गई, तो मैंने इसकी पुरानी वैल्यू को हटा दिया यहां से। ओके, 15 लाख को यहां छोड़ दिया है साहब। आगे चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी छोड़ दूं साहब, मैं यहां 20 लाख छोड़ दी, इसकी वैल्यू 20 लाख, नई वैल्यू आ गई। अब बताओ मुझे फर्नीचर की वैल्यू कितनी छोड़ दें, हम यहां पे 3 लाख छोड़ देते हैं, तो साहब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख आ गई। ठीक है जी। अब स्टॉक की वैल्यू बताओ, 350 छोड़ दें हम यहां पर, तो साहब स्टॉक की जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है, 3,50,000 आई है। तो दोस्तों अब यहां पर इसको अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल करके मुझे बताएंगे आप लोग कि इसका टोटल अब कितना आ रहा है सब बैलेंस शीट का। मैं इस टोटल को हटा दूं यहां से, पहले ये मैंने टोटल हटा दिया, तो बैलेंस शीट का टोटल बताइए साहब। 15 लाख और 20 लाख कितना हो गया, 15 और 20 35 लाख हो गया साहब यहां पर। और 35 लाख और 3 लाख कितना हो गया, 38 लाख, 38 लाख। और साहब यहां पर ये कितना है, 3 लाख, 38 39 40 41, यानी 41,50,000 हो रहा है क्या साहब, जल्दी से बताइए। यही हो रहा है क्या, एक बार आप भी टोटल करके देख लीजिए इसे। तो ये साइड 41,50,000 हो गई। अब हम इस साइड में आ जाते हैं दोस्तों। अभी जो यहां से रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ है इनको 12,50,000 का, 625 और 625 1250, इसको इन दोनों की कैपिटल में अगर ऐड कर दिया जाए 1250 को, तो बताओ इनकी कैपिटल पहले से 18 लाख है, यहां पर 1250 में और ऐड कर देता हूं 12,50,000। क्या है ये, प्रॉफिट है साहब। तो 1250 अगर आप इसमें ऐड करोगे तो कितना, अब यहां 18 लाख की जगह यहां कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ टोटल करके। अगर 12,50,000 इसमें ऐड करोगे तो दोस्तों 18 पहले से था, 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30,50,000 हो गया। तो ये आ गया आपका 30,50,000। दोस्तों 30-50 में 7 ऐड करोगे तो 37,50,000 हो गया। 37,50,000 और 4 लाख, 37 और 4 कितना हो गया, 41,50,000। तो ये आ गया साहब आपका 41,50,000, यानी यहां 4 रहेगा तो इसको 4 रख देते हैं यहां को हम। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया हमारा, 41,50,000
50,000। देखिए बैलेंस शीट की सब दोनों साइड में मैच हो गई। तो जो असेट्स को हम बढ़ाते हैं उस असेट्स को यहां भी बढ़ा देते हैं, जिस असेट्स को कम करते हैं उस असेट्स को यहां भी हम कम कर देते हैं, जिस लायबिलिटी को कम करते हैं उसको हम यहां भी कम कर देते हैं, या जिसको बढ़ाते हैं उसको यहां भी हम बैलेंस शीट में बढ़ा देते हैं। समझ में आया? और अगर बढ़ रहा है असेट्स तो प्रॉफिट, कम हो रहा है असेट्स तो लॉस। लायबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस और लायबिलिटी कम हो रही है तो प्रॉफिट। ये आप याद रखेंगे। और प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड, और लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। अब बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्री से। साहब जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? तो देखिए जिन जिन चीजों से प्रॉफिट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है, उन चीजों में रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो देखिए जर्नल एंट्रीज की कैसे बनेंगी इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो जो चीजें रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो रही हैं, यानी उनसे प्रॉफिट हो रहा है, तो जब प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा जर्नल एंट्री में। तो इन सारी चीजों से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो हम यहां क्या लिख देंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। दोस्तों आप अलग अलग एक एक करके भी बना सकते हो, मैंने कंबाइंड बना दिए टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप चाहो तो इनको कंबाइंड करके न बना के अलग अलग बना सकते हो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, राइट, सेपरेट अमाउंट से। लेकिन मैंने क्या किया है, सबको एक साथ कंबाइंड करके बना दिया है। तो दोस्तों कंबाइंड करके ये कितना आ गया साहब? यहां पर 5 लाख, अमाउंट 5 लाख लिख देंगे, यहां पर हम 8 लाख लिख देंगे, यहां पर हम 50,000 लिख देंगे, यहां पर हम 1 लाख लिख देंगे, यहां पर हम रिवैल्यूएशन में कितना लिख देंगे सब? 14,50,000। ठीक है जी। और रिलेशन क्या लिख देंगे? बीइंग असेट्स रीवैल्यू एंड लायबिलिटीज रीअसेसमेंट। ओके, ये हमने क्या लिख दिया सब? नरेशन डाल दी। ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जिधर ये क्या हो रखा है सब? यहां पर लॉस है, तो जब लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन को हम डेबिट करेंगे। प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन क्रेडिट और लॉस में रिवैल्यूएशन डेबिट। तो लॉस किस चीज से हो रहा है? सब सिर्फ फर्नीचर से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर हम एक एंट्री और बनाएंगे, यहां लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना साहब? कितना लॉस हो रहा है? 2 लाख का लॉस हो रहा है, तो यहां पर हमने 2 लाख से लिख दिया साहब 2 लाख। ओके जी। नरेशन सेम डाल देंगे जो अभी ऊपर डाली है, वही नरेशन रहेगी, बीइंग रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। ठीक है जी। अब देखिए ये हमने अकाउंट बनाया था, तो हमने प्रॉफिट में से इस लॉस को माइनस करके इस प्रॉफिट को इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मान लो आप अकाउंट नहीं बना रहे हो, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपसे जनरल एंट्री बनवाने के लिए आया है, तो दोस्तों आप क्या करिएगा? आप यहां पर जो ये अमाउंट दे रखा है, रिवैल्यूएशन जहां क्रेडिट हुआ है, यानी ये क्या है? प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन जहां पर डेबिट हुआ है, ये क्या है? लॉस है। तो क्रेडिट रिवैल्यूएशन को एक जगह प्लस कर लेना, डेबिट वाले रिवैल्यूएशन को एक जगह प्लस कर लेना, और बाद में यहां पर ऐसे करके लिखना कि क्रेडिट वाला रिवैल्यूएशन कितना? 14,50,000। तो एक वर्किंग नोट बनाना, यहां पर वर्किंग नोट। ठीक है जी। और यहां लिखना कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने से हुआ है और रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से हुआ है। तो अगर हम बात करें यहां पर रिवैल्यूएशन 14,50,000 से साहब क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, और 2 लाख से डेबिट हुआ है, यानी ये डेबिट वाला लॉस है और ये हमारा प्रॉफिट है। और यहां पर क्या करना? आप यहां नेट प्रॉफिट निकाल देना। तो रिवैल्यूएशन से होने वाली नेट प्रॉफिट कितनी हो गई? तो यहां लिख देना नेट प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज इक्वल टू 14,50,000 माइनस 2 लाख। तो दोस्तों ये आ गई आपकी 12,50,000। और इस प्रॉफिट को आप इनके ओल्ड पीएसआर में, जो भी पार्टनर्स हैं इनके ओल्ड पीएसआर में इनको बांट देना। तो ये क्या? प्रॉफिट है। तो जब प्रॉफिट होगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और वही अगर लॉस हो जाता दोस्तों इससे, तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देते, यानी एंट्री रिवर्स हो जाती। तो अगर
डेबिट बैलेंस ज्यादा होता तो लॉस हो जाता, लेकिन यहां पर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रही है। ठीक है जी, तो इसको जब हमने 1:1 में बांटा तो कितना कितना आया, 6,25,000 एंड 6,25,000। ये दोनों पार्टनर्स को दे देंगे इनके कैपिटल अकाउंट में। तो जब पार्टनर्स को देंगे तो एक आखिरी एंट्री, दो एंट्रियां तो ये होंगी, एक आखिरी एंट्री और क्या हो जाएगी, वो आखिरी एंट्री होगी इस प्रॉफिट को देने की। तो क्या एंट्री होगी साहब, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एंजल रियाज कैपिटल अकाउंट एंड टू एंजल प्रियास कैपिटल अकाउंट। यहां पर कितना आएगा साहब, पूरा 12,50,000 और यहां कितना आएगा साहब, 6,25,000 एंड 6,25,000, राइट। और नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी पार्ट। तो ये जो एंट्री पास की हमने, ये अकाउंट में और कहीं नहीं, ये वाली एंट्री थी साहब, देख लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की, यानी एंजल रियाज कैपिटल और एंजल प्रियास कैपिटल, ये हमने एंट्री पास कर दी। तो अकाउंट बना रहे हो तो इस तरीके से बनेगा और एंट्री पास कर रहे हो तो इस तरीके से पास करोगे। आई होप कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नोट कर लीजिए और जर्नल एंट्रीज भी आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं, इसका भी ले लीजिए, जो लास्ट की एंट्री का वर्किंग नोट हमने बनाया दोस्तों, इसका भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या कह रहे हो सर, बैलेंस शीट भी दिखाई दो, लीजिए बैलेंस शीट भी देख लीजिए सर, ये हमारी बैलेंस शीट थी। ठीक है, चलिए, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। आगे मूव करें अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। इनका क्या ट्रीटमेंट होता है इसको समझे हम। चलिए उसकी तरफ मूव करते हैं। अभी हम अगला टॉपिक हमारा क्या है साहब, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब क्या ये समझेंगे और इनका क्या ट्रीटमेंट है ये समझेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सुनिए, अभी जो बैलेंस शीट थी हमारी, इस बैलेंस शीट में कुछ और चीजें भी आपको मिलेंगी। क्या चीजें मिलेंगी वो मैं आपको बताता हूं, पहले ध्यान से सुनेंगे। यही दो पार्टनर, कौन है साहब दो पार्टनर, एंजल रिया और एंजल प्रिया। ठीक है, एंजल प्रिया, यही दो पार्टनर हैं। ठीक है जी, अब क्या होता है, इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था ये 2020 और 21 में स्टार्ट किया था, ये मैंने आपको बताया। बिजनेस चलता आ रहा था और अभी कौन सा ईयर चल रहा है साहब, 2026-27 चल रहा है। ठीक है, और यहां पर आके जो पुराना रेशियो था 1:1, इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सुनिए पिछले साल की कहानी, आप लोग पिछले साल की कहानी सुनिए। पिछले साल की कहानी क्या है साहब, पिछले साल की यह कहानी है कि इनको प्रॉफिट हुआ था पिछले साल, कितने का साहब, जो इनको पिछले साल प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट हुआ था इनको 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ था, 10 लाख रुपीस का। अब क्या होता है, इन लोगों ने 10 लाख रुपए पूरा का पूरा प्रॉफिट बांटा नहीं था। समझ में आया, इन्होंने पूरा प्रॉफिट बांटा नहीं था। क्यों नहीं बांटा था, क्योंकि इनको डर था कि अगर हमने पूरा प्रॉफिट अभी बांट लिया, फर्म के पास कुछ नहीं छोड़ा हमने, तो इन फ्यूचर आगे कोई भी अगर फर्म को रिक्वायरमेंट होती है फंड की, पैसे की, तो फर्म के पास कुछ भी नहीं रहेगा। समझ में आया। तो आपने क्लास 11th में एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसका नाम था कंजर्वेटिव प्रिंसिपल या प्रूडेंस प्रिंसिपल। उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में होने वाले जो भी हमारे लॉसेज होते हैं या फ्यूचर में होने वाले जो पॉसिबल लॉसेज होते हैं, जो हो सकते हैं, उनके लिए हम आज ही प्रोविजन या रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। राइट, ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है हमारा, प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल बोलता है, यस या नो। तो इन्होंने भी अपने बिजनेस के लिए, राइट, इनके या इनके बिजनेस ने, चलो इन्होंने नहीं, बिजनेस मान लीजिए, पार्टनरशिप ने, इनकी बिजनेस ने फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए 2 लाख रुपए
इसमें से काट लिया और काट के यहां डाल दिया 2 लाख। ठीक है जी, 2 लाख रुपए यहां डाल दिया और इसको बोला जाएगा रिजर्व। और ये कौन सा रिजर्व? सब जर्नल रिजर्व है, ये नॉर्मल जनरल रिजर्व। ये पैसा कहीं भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहां डाल दिया। ओके, और बाकी बचा हुआ 8 लाख रुपए इन्होंने बांट लिया होगा। कितना कितना? 4 लाख रुपया। बोलो हाँ या ना। समझ में आ गया यहां तक? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब दोस्तों ये 2 लाख रुपया अभी तक कहीं यूज नहीं हुआ और ये 2 लाख रुपया अभी भी आपकी बैलेंस शीट में यहां पर शो हो रहा है रिजर्व के नाम से। रिजर्व के नाम से यहां शो हो रहा है 2 लाख रुपया। ठीक है, 2 लाख रुपया रिजर्व के नाम से अभी भी दिख रहा है। तो अब जब रेशियो चेंज हो रहा है तो इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? आप ही बता दो। ये 2 लाख रुपया जब काटा गया था तो उस टाइम इनका रेशियो 1:1 था, यानी कि ये 1:1 में इनको 2 लाख रुपया भी, जैसे 10 लाख में से 2 लाख यहां बांट काट दिया तो 4 लाख मिला होगा। तो अगर 2 लाख भी नहीं काटा जाता तो ये 1 लाख रुपया और ज्यादा इनको मिल जाता, हाँ या ना? तो इनका वो निवाला छीना गया है मुंह से, यानी इनको जो 1 लाख रुपया मिलने वाला था वो नहीं इनको दिया गया, वो छीन लिया गया इनके निवाला। यानी इनके मुंह में जा रहा था वो निवाला, पहले ही छीन लिया फर्म ने। समझ में आया? तो दोस्तों अब जब रेशियो चेंज हो रहा है तो ये जो 2 लाख रुपए का जो निवाला छीना हुआ प्रॉपर्टी यहां रखा हुआ है, राइट, ये बताओ मुझे इनका वो प्रॉफिट है जब रेशियो 1:1 था, तो इसको इस रेशियो में बांट लेना चाहिए या नहीं? यस या नो? तो ये जो रिजर्व होता है हमारा, ये ओल्ड रेशियो में बांट लिया जाएगा। तो जो भी हमारा रिजर्व होंगे साहब वो ओल्ड रेशियो में रेशियो चेंज होने पर बांट लिए जाएंगे। समझ में आया? तो हम यहां पर अब अगर इसको बांटेंगे तो ओल्ड रेशियो क्या है साहब? 1:1 है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा साहब? यहां लिख लेते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो देखिए साहब, जनरल रिजर्व को हम ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो टू ओल्ड पार्टनर। ठीक है जी, अब बताओ यहां पर एंट्री क्या होनी चाहिए साहब? तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एंजल रियाज कैपिटल अकाउंट एंड टू एंजल प्रियास कैपिटल अकाउंट। समझ में आया बच्चों? तो इनका 2 लाख रुपया था साहब। 2 लाख रुपए को अगर आप ओल्ड रेशियो में यानी 1:1 में बांटोगे तो 1 लाख रुपए आएगा। तो दोनों को 1 लाख रुपए दे दें तो 1 लाख रुपए एंजल रिया को और 1 लाख रुपए एंजल प्रिया को मिल जाएगा और यहां डाल देंगे हम 2 लाख। ऐसे करके हमारा रिजर्व खत्म हो गया। सब नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमारी नरेशन आ जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी? नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। ठीक है जी, चलिए नोट कर लिया। अब सुनो, इसी में एक केस और बनता है, इसको केस 1 डाल के लिखेंगे, केस 1। केस एक और बनता है साहब, केस 2 और बनता है इसी में, यहां लिखेंगे केस 2। केस 2 क्या होगा कि फर्म ये बोलेगी कि देखो जो बैलेंस शीट में ये जनरल रिजर्व जो दिख रहा है ना, जनरल रिजर्व के नाम से 2 लाख रुपए जो लिखा हुआ है, इसको रेशियो चेंज होने के बाद आप बांटो मत, आप इसे बांटो मत, आप इसको कंटिन्यू करो, लेकिन जो इसका इफेक्ट हो उसे अभी यहीं खत्म कर लो और उसके लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। यानी रिजर्व को एक कंटिन्यू लेके चलना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? रिजर्व को क्या लेके चलना चाहते हैं साहब? एक कंटिन्यू लेके चलना चाहते हैं, बांटना नहीं चाहते। तो इसका जो इफेक्ट होगा उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी। तो अब वो इफेक्ट क्या होगा वो हम देखते हैं।
ठीक है जी, वो हम देखते हैं। तो आइए मेरे साथ साथ देखिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि मैं आपको गुडविल एडजस्टमेंट में समझा चुका हूं कि एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होती है, मैं दोबारा वही समझा रहा हूं यहां के। यानी कि जो हमने गुडविल एडजस्टमेंट में जो एडजस्टमेंट डालना सीखा था, ब्रह्मास्त्र जो था, वो ब्रह्मास्त्र हम यहां भी यूज करेंगे। तो वो जो अस्त्र है एडजस्टमेंट अस्त्र, समझ में आया, वो आपका बहुत जगह यूज होगा, तो उसको आप हमेशा याद रखेंगे। वहां नहीं समझ में आया तो यहां समझ लीजिए कैसे यूज होगा वो। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, एंजल रिया को लिखा यहां पर, हमने एंजल प्रिया को लिखा यहां पर। हम क्या बना रहे हैं, एक वर्किंग नोट बना रहा है साहब। ठीक है, एंजल रिया और एंजल प्रिया दोनों को यहां लिख लिया। ठीक है जी, वर्किंग नोट बना रहे हैं हम यहां पर, वर्किंग। और ये वर्किंग नोट बेटा दिखाना पड़ेगा आपको, है ना, ये चेक होता है बोर्ड में। तो वर्किंग नोट ऐसा नहीं कि कहीं भी पीछे पेज पे बना लिया, प्रॉपर तरीके से दिखाओगे इसे। ठीक है, तो एंजल रिया और एंजल प्रिया दोनों को लिख लिया हमने यहां पर। अब सुनिए हम क्या करते हैं साहब, जो भी रिजर्व का पैसा है इसे लिखेंगे। रिजर्व कितना है हमारा साहब, 2 लाख रुपीज। जनरल रिजर्व है हमारा 2 लाख रुपीज। इस रिजर्व को हम ओल्ड रेशियो में, देखो अगर ये रिजर्व इन दोनों को बांट दिया जाता तो कितना कितना बांटा जाता, पहले ये देखो। ओल्ड रेशियो में बांट दो, तो ओल्ड रेशियो में इसको बांटो तो 1:1 में अगर ये बांटा जाता तो 1 लाख किसको मिलता, एंजल रिया को, और 1 लाख किसको मिलता साहब, एंजल प्रिया को। हाँ या ना। अब न्यू रेशियो में अगर ये बटेगा तो जो न्यू रेशियो, ओल्ड तो 1:1 था, और जो न्यू है साहब वो कितना है, 3:2। तो अगर न्यू रेशियो में अगर ये बटेगा तो दोस्तों न्यू रेशियो में अगर हम इसे बांटेंगे तो 3 और 2 5, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 1,20,000 और 80,000। देख लो यहां मैं बांट देता हूं, अगर नहीं समझ में आया हो आपको तो कैसे बांटा है मैंने। 2 लाख को हम बांटना है 3/5 यानी 3:2 में, तो 3/5 हो जाएगा। और दूसरे के लिए 2 लाख इंटू 2/5 हो जाएगा, तो 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12, 1,20,000 किसके लिए सब, एंजल रिया के लिए, और 80,000 किसके लिए, एंजल प्रिया के लिए। ठीक है, तो बताओ मुझे यहां पर इसको कितना मिलेगा साहब, 1,20,000, और अब इसको कितना मिलेगा, 80,000। तो देखो अगर ये 2 लाख को बांट लेते तो 1 लाख इनको मिलता, लेकिन बांटा नहीं। लेकिन जब ये फ्यूचर में कभी बटेगा, क्योंकि रेशियो चेंज हो गया, तो इसको 1,20 मिलेगा और इसको 80 मिलेगा, तो लॉस में कौन जा रहा है, लॉस में एंजल प्रिया जा रही है। तो फर्म क्या बोल रही है कि इसे अभी मत बांटो, इसे फ्यूचर में बांटना, लेकिन फ्यूचर में जो जिसको कम मिलेगा उस टाइम उतना उससे अभी दे दो, जिसको ज्यादा मिल रहा है उससे लेके। फर्म क्या बोल रही है कि फ्यूचर में जितना जिसको कम मिलेगा उसे अभी दे दो, फ्यूचर में जिससे ज्यादा मिलेगा उससे लेके। समझ में आया। तो देखिए भैया यहां पर एंजल प्रिया को फ्यूचर में कितना कम मिलेगा, 20,000 कम मिलेगा। एंजल रिया को फ्यूचर में कितना ज्यादा मिलेगा, 20,000 ज्यादा मिलेगा। तो एंजल रिया से ले लो और एंजल प्रिया को दे दो। यही एंट्री मैंने गुडविल एडजस्टमेंट में समझाई थी, याद हो तो। मैंने कहा था कि ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दो, न्यू रेशियो में डेबिट कर दो, और उसके बाद आप देख लो कि कौन सा बैलेंस है, इसका क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट। इसका सर डेबिट ज्यादा है तो यहां लिख दो डेबिट, इसका क्रेडिट ज्यादा है डेबिट, तो यहां इसका सब क्रेडिट ज्यादा है, 1 लाख ज्यादा है, तो यहां लिख दो क्रेडिट। तो जो पार्टनर क्रेडिट हो रहा है उसको दिया जाएगा, जो पार्टनर डेबिट हो रहा है उससे लिया जाएगा। तो सब यहां पे जो जनरल एंट्री बन जाएगी, अब क्या जनरल एंट्री बनेगी, एंजल रिया यानी एंजल रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंजल प्रियाज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से साहब, 20,000 से। तो भैया देखो ध्यान से, अगर एंजल रिया ने आज ही 20,000 रुपए किसको दे दिए, एंजल प्रिया को दे दिए, तो बताओ अब जब फ्यूचर में ये 1,20,000 लेगी भी तो 20,000 तो इसने आज ही किसको दे दिए, एंजल प्रिया को दे दिए, तो वही उसको तो 1 लाख फिर से हिसाब बराबर हो गया ना। तो उसी हिसाब को बराबर करने को बोलते हैं हम एडजस्टमेंट डालना। समझ में आया। तो इसके लिए नरेशन भी लिख देना आपको, बीइंग एडजस्टमेंट डन, और इसे बोलते हैं हम एडजस्टमेंट एंट्री यानी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये सब था कि अगर हमारा रिजर्व कंटिन्यू नहीं बांटा जा रहा है तो केस 2 यानी रिजर्व को हम कंटिन्यू रख रहे हैं, तो केस 2 में लिख लेना, इफ जनरल रिजर्व नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी,
या ये भी लिखा हो सकता है जनरल रिजर्व विल बी कंटिन्यू, ये कंटिन्यू रहेगा। तो वहां पर इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट डालना पड़ेगा साहब, ठीक है जी, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होगा, बैलेंस शीट होगी और बैलेंस शीट में कुछ चीजें और मिलेंगी आपको। जैसे हमने जनरल रिजर्व का तो समझ लिया कि जनरल रिजर्व मिलेगा तो हम क्या करेंगे, कुछ चीजें और मिलेंगी तो उनका भी देख लेते हैं हम क्या करेंगे, ठीक है। कुछ और चीजें क्या मिलेंगी, जैसे आपको बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व के अलावा यहां मिल सकता है आपको साहब इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, IFR, इसको हम IFF के नाम से भी जानते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, ठीक है। दोनों एक ही होते, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके अलावा मिल सकता है यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR, इसको हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से जानते हैं। और क्या मिल सकता है आपको, यहां मिल सकता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस, इधर क्या मिल सकता है आपको, गुडविल। और क्या मिल सकता है साहब, इधर भी प्रॉफिट एंड लॉस मिल सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस। और क्या मिल सकता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मिल सकता है इधर। इस तरीके की चीजें मिल सकती हैं सब आपको, समझ में आया। तो इनका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम समझेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस ये दे रखा है तो इसका क्या ट्रीटमेंट है और इसका क्या मतलब है, ठीक है जी। तो ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर मान लो लायबिलिटी साइड दे रखा है, ये लायबिलिटी साइड होती है और ये हमारी असेट साइड होती है, ठीक है जी। मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड दे रखा है, तो इसका मतलब है कि अभी तक ये वाला प्रॉफिट रिया यानी एंजल प्रिया और एंजल रिया को, ये तो दो पार्टनर थे हमारे, बांटा नहीं गया, ये अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। मान लीजिए यहां प्रॉफिट अगर 1 लाख है तो ये 1 लाख रुपया अभी तक फर्म ने रिया और प्रिया को नहीं बांटा है, समझ में आया। यानी लायबिलिटी साइड है तो ये प्रॉफिट है, ध्यान रखना, यानी प्रॉफिट अभी तक रिया और प्रिया को नहीं बांटा गया है, ये क्या है सब, प्रॉफिट। लायबिलिटी साइड है तो ये प्रॉफिट है। और अगर यही असेट साइड है, देखो या तो लायबिलिटी साइड मिलेगा या असेट साइड मिलेगा, एक जगह मिलेगा। अगर ये असेट साइड है तो इसका मतलब ये है कि ये रिया और एंजल प्रिया इनसे लिया जाएगा, यानी कि ये क्या है सा, फर्म का लॉस है। यानी इधर असेट साइड आ रहा है तो फर्म लेगी दोनों से, और लायबिलिटी साइड आ रहा है तो दोनों को देगी। ये लॉस अगर इधर आ रहा है तो, और ये प्रॉफिट, समझ में आ गया। लेकिन ये एक जगह ही मिलेगा बेटा, दोनों जगह नहीं मिल सकता, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो लॉस हो रहा है तो इधर मिलेगा और प्रॉफिट हो रहा है तो इधर मिलेगा, समझ में आ गया। सर दोनों का ही ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। दोनों ही केसेस में अगर मान लो प्रॉफिट है ये, तो रिया और प्रिया को बांटा जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी साहब, यहां पर एंट्री हो जाएगी, जब बांटेंगे हम इसको तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू किस किस को, एंजल प्रियाज कैपिटल एंड टू एंजल रियाज कैपिटल। कितना कितना बांटा जाएगा बच्चों, 1 लाख है, इक्वल रेशियो था इनका, ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाएगा दोस्तों, लिख देता हूं यहां पे ओल्ड रेशियो, क्योंकि ये पुराना प्रॉफिट है, ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है। तो कितना कितना था ओल्ड रेशियो, 1:1, तो 1 लाख को ये आपस में कितना कितना बांट लेंगे साहब, 50,000 एंड 50,000। तो यहां पर इन्होंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को सब बांट लिया, ठीक है जी। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या हो गई साहब, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर मान लो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते तो, इसको भी कंटिन्यू ले जा रहे होते तो जो अभी मैंने ब्रह्मास्त्र सिखाया था, ओल्ड में क्रेडिट न्यू में डेबिट करके सिंगल एंट्री पास कर दो। किसी भी चीज को अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, नहीं बांट रहे अभी, तो उस पर एडजस्टमेंट डाल दो, ब्रह्मास्त्र लगा दो, सिंपल। ओके चलिए, अब दोस्तों अगर इसकी जगह लॉस है तो इधर होता तो ये उल्टा हो जाता, एंजल प्रिया डेबिट एंजल रिया डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, अगर लॉस की कंडीशन में, समझ में आ गया। चलिए जी
अब आते हैं अगले पॉइंट पर अपने पर, गुडविल। अगर गुडविल दे रखा है तो क्या होगा? तो देखिए भैया, गुडविल AS26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बताता है गुडविल के बारे में, और वहां क्लियर बोला गया है कि गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रेज नहीं करते, लिखते नहीं है, लेकिन इन नलायकों ने यहां पर दिखा रखी है। यस या नो? आप बताओ, गुडविल का मतलब मैंने क्या बताया था? फ्यूचर में होने वाली प्रॉफिट। आप बताओ कि फ्यूचर में होने वाली प्रॉफिट को क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना चाहिए? भाई प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है? फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को दिखा सकते हैं सिर्फ, लेकिन प्रॉफिट को नहीं। प्रॉफिट को हम नहीं लिखते। तो ये प्रॉफिट जो इन्होंने दिखा रखी है, अभी प्रॉफिट मान रखा है इन्होंने अपना, इसे से खत्म करो। तो खत्म करोगे तो प्रॉफिट मान रखा है, तो यानी कि इन्होंने क्या किया होगा? पहले पैसा बांट लिया होगा, लेकिन इसको खत्म करो तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करते हैं और गुडविल को क्रेडिट करते हैं। इसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये गुडविल क्या है? हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल है साहब, एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है जी। तो जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल होगी उसको हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देते हैं, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये इसकी जनरल एंट्री हो जाती है। चलिए, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा देख लेते हैं यहां पर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इफ गुडविल अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी अगर गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? पहले लिख लीजिए एक लाइन लिख लीजिए। गुडविल डेबिट इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में क्या कर दी जाएगी? डेबिट कर दी जाएगी। समझ में आया? तो एंट्री क्या बनेगी यहां पर साहब? एंजल प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंजल रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितनी थी साहब? 50,000 थी, और हमने ओल्ड रेशियो कितना था इनका? इक्वल था, तो बराबर बराबर 25,000 इनके रेशियो में क्या कर दी हमने? डेबिट कर दी। समझ में आया? और ये नरेशन क्या डालेंगे? बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। ओल्ड गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है जी, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए गुडविल का ट्रीटमेंट साहब। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है? देखिए, अब इसमें से क्या क्या कंप्लीट हो गया? गुडविल कंप्लीट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस इधर से भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के लिए भी सेम ट्रीटमेंट होता है जो गुडविल के लिए किया है हमने। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो सेम ट्रीटमेंट है, आप बिल्कुल सेम लिख लेंगे जैसे गुडविल के लिए किया है हमने। यहां पर सिर्फ गुडविल की जगह पर क्या आ जाएगा? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से आ जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता क्या ये समझ लेते हैं थोड़ा सा, और इसका ट्रीटमेंट के लिए भी एक जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारा ईयर चल रहा है साहब 2026 एंड 27। इस ईयर में एंजल प्रिया और एंजल रिया ने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया साहब, और वो खर्चा किया है साहब इन्होंने, मान लेते हैं ऐसे ही, 5 लाख रुपया। कितना खर्चा किया है साहब? 5 लाख रुपया। आप बताइए कि जो 5 लाख रुपया जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया है, क्या इस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट इनको सिर्फ 1 साल मिलेगा, यानी इसी साल मिलेगा 2026-27 में ही? क्या ये पूरे 5 लाख को इसी साल का एक्सपेंस मान लें? तो दोस्तों, हमारा एडवर्टाइजमेंट जो रहता है, ये माना जाता है कि इसका जो हमें प्रॉफिट या बेनिफिट मिलता है वो 1 से ज्यादा साल तक मिलता है, तो हम इसे उसी तरीके से इक्वली डिवाइड कर देते हैं हर 1 साल में। तो मान लेते हैं इसका जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो 5 साल तक मिलेगा।
ठीक है जी। तो दोस्तों हर साल इसका खर्चा कितना हम राइट ऑफ करेंगे P&L अकाउंट से, तो जो इसमें से हर साल P&L अकाउंट में जाएगा साहब वो जाएगा 1 लाख रुपया। तो बचा कितना इस साल? 4 लाख। तो दोस्तों ये 4 लाख अभी तक हमने P&L अकाउंट में नहीं डाला होगा, इसको हमने अपना खर्चा नहीं माना होगा। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं हम फिक्टिशियस असेट्स, यानी ऐसा असेट्स जो कि असेट्स नहीं है, सिर्फ नाम मात्र के लिए असेट्स है, राइट। अब बताओ खर्चा तो हो गया ना एडवर्टाइजमेंट पे, क्या इसको बेचा जाए? अगर फिक्टिशियस असेट्स यानी एडवर्टाइजमेंट के इस पैसे को बेच सकते हैं क्या हम? फिर से पैसा ले सकते हैं? नहीं, सिर्फ नाम के लिए असेट्स है, एक्चुअल में असेट्स नहीं है। और इसको हम दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से, कहां पर? बैलेंस शीट में। तो दोस्तों अगर ये दिखा रखा है हमने बैलेंस शीट में, तो क्या सच में ये असेट्स है? नहीं है ना। तो ऐसे असेट्स को जो सच में असेट्स नहीं है, खर्चा पहले ही हो चुका है रेशियो चेंज होने से, तो ऐसे असेट्स को भी रेशियो चेंज होने पे ओल्ड रेशियो में ही बांट लिया जाता है। समझ में आया? तो दोस्तों यहां पर वही एंट्री जो सेम हमने गुडविल के लिए की है, वही एंट्री यहां हो जाएगी। तो एंट्री हम यहां पे क्या करेंगे? एंट्री करेंगे हम एंजल रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंजल प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो दोस्तों यहां पर अगर हम यही मान के चले कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में 4 लाख होगा, तो 4 लाख को ओल्ड रेशियो में कितना कितना बांटेंगे हम? 4 लाख को हम बांट लेंगे साहब 2 लाख एंड 2 लाख, इन दोनों को 2-2 लाख रुपए का साहब लॉस दिखा दिया और इनके कैपिटल अकाउंट में इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, राइट। तो यहां पर नरेशन क्या आएगी? बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ, ठीक है जी। तो ये एंट्री हो जाएगी अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नाम का अगर इस तरीके का कोई भी आपको अकाउंट शो होता है आपकी बैलेंस शीट में। समझ में आ गया जी? चलिए, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की एंट्री को भी आप नोट कर लीजिए एक छोटा सा पॉइंट बना के। चलिए अब देखिए दोस्तों हम कहां पर पहुंच चुके हैं बैलेंस शीट में। हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी हो गया। अब आता है हमारा साहब आईएफआर और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दो बचे हुए, ठीक है। अब हम पहले समझेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, लास्ट में क्यों ले रहा हूं मैं इसको? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये होता क्या है? शॉर्ट में से हम क्या बोलते हैं? WCR, ठीक है जी। आप फुल ही लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। ये क्या होता है ये बात सुनेंगे अब ध्यान से, ठीक है। वही क्या नाम है इन लोगों का बताओ? दो पार्टनर कौन है हमारे? एंजल रिया और एंजल प्रिया, ठीक है। ये दो पार्टनर हैं और इन दोनों का ओल्ड रेशियो तो आपको पता ही है 1:1 ही है, ठीक है। इनका जो बिजनेस है ये इनका बिजनेस है, ठीक है साहब, ये बिजनेस है इसका। और इस बिजनेस में एक एम्प्लॉय काम करता है जिसका नाम क्या है साहब? इस एम्प्लॉय का नाम है साहब राजू, ठीक है। ये एम्प्लॉय इसमें काम करता है, ठीक है जी। अब आप ही बताइएगा कि ये इंसान मशीनों पे काम कर रहा था, काम करते 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 एक एक्सीडेंट होता है, इसका हाथ पूरा का पूरा एक मशीन में चला जाता है, जिसकी वजह से इसका पूरा हाथ बेकार हो जाता है। अब ये मेडिकल ट्रीटमेंट कराता है, हाथ को दिखाता है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के बाद जो हॉस्पिटल से बिल बनता है साहब इसके ट्रीटमेंट का, वो बनता है 2 लाख रुपए का, ₹2 लाख ये बिल बनता है, ठीक है। आप बताओ कि ये जो इंजर्ड हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ये इस बिजनेस में इंजर्ड हुआ है, इनको ये पैसा दोनों को इसको देना चाहिए या नहीं? ये पैसा बिजनेस को देना चाहिए या नहीं? भाई काम करते हुए यानी बिजनेस में काम करते हुए उसके चोट लगी है, तो बिजनेस का क्या राइट बनता है कि उसको ये पैसा दे। समझ में आया? ऐसा एक एम्प्लॉय है, बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, कभी भी किसी के भी चोट लग सकती है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, तो हमारे बिजनेस ऐसी ही दुर्घटना होने पर
जो लोगों के कभी लग जाए तो वो क्लेम करेंगे, पैसे मांगेंगे, तो उसके लिए पहले से ही रिजर्व बना के रखती है, जिस रिजर्व का साहब नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये एक रिजर्व बना के रखती है और इस रिजर्व में पैसा डाल देती है। ये मान लो इस रिजर्व में इसने 10 लाख रुपया डाल दिया, तो जब राजू के चोट लगी तो बिजनेस क्या करेगी, इस रिजर्व में से पैसा निकाल के राजू को 2 लाख रुपए दे देगी। समझ में आया? ये रिजर्व किस लिए बनाया जाता है? ये रिजर्व बनाया जाता है कि जब भी वर्कर कोई क्लेम करे, कोई उसके साथ दुर्घटना हो जाए उस टाइम पर, तो उसको उस टाइम पर इस रिजर्व में से पैसा निकाल के दे दिया जाए, पूरा बर्डन एक साथ फर्म पर ना आए, इसलिए पहले से ही पैसा इकट्ठा किया जाता है प्रॉफिट में से। समझ में आया जी? समझ में आया? चलिए अब मुझे बताइए, अभी हम केस डिस्कस करेंगे। ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया गया होगा, ये रिया और प्रिया दोनों की प्रॉफिट को काट के बनाया गया होगा, यानी उनको उस टाइम पे प्रॉफिट नहीं दी गई होगी, हाँ या ना? चलिए अब इसके केस डिस्कस करेंगे हम। केस नंबर 1, केस नंबर 1 है हमारा, जिसमें कि हमारा रिजर्व कितना है साहब? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारा 10 लाख। मैं लिख देता हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैं लिख देता हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यह है हमारा 10 लाख, ठीक है। और इस साल एम्प्लॉय को कोई चोट वगैरह लगी ही नहीं, यानी कि नो क्लेम, क्लेम आया ही नहीं है, नो क्लेम, क्लेम नहीं आया साहब। तो बताओ कि जब क्लेम अभी तक आया ही नहीं है और अब रेशियो चेंज हो रहा है, तो जब रेशियो चेंज हो रहा है तो इस रिजर्व का क्या करना चाहिए? क्लेम तो आया नहीं इस साल अभी तक और रेशियो चेंज हो रहा है, ये वो प्रॉफिट है जो पुराने रेशियो के टाइम पर हमको हुई थी और हमने बांटी नहीं थी। अब हमें क्या करना चाहिए? इस प्रॉफिट को हमको बांट लेना चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो ये जब क्लेम नहीं आया है तो पूरा का पूरा रिजर्व रिया और प्रिया आपस में बांट लेंगी अपने ओल्ड पीएसआर में। रिजर्व हमेशा ओल्ड पीएसआर में ही बांटे जाएंगे, याद रखना। अभी तक हमने कोई भी चीज न्यू पीएसआर में नहीं बांटी है, तो न्यू पीएसआर की तरफ तो जाना ही मत आप, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज को। तो हम क्या करेंगे इस केस में, यानी कि इसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बट नो क्लेम, क्लेम नहीं है, नो क्लेम, फर्स्ट केस। तो ऐसे में जनरल एंट्री जो बनेगी हमारी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एंजल रियाज कैपिटल अकाउंट एंड टू एंजल प्रियाज कैपिटल अकाउंट। ये हमारी एंट्री बन जाएगी और हमारा जो 10 लाख रुपए का रिजर्व है ये ओल्ड रेशियो में यानी बराबर बराबर बांट लिया जाएगा। तो 5 लाख और 5 लाख दोनों पार्टनर आपस में साहब बांट लेंगे। इस तरीके से 10 लाख का रिजर्व हमारा क्या हो गया सब? खत्म हो गया। रिजर्व बनता है, क्रेडिट होता है, खत्म होता है, डेबिट होता है। तो रिजर्व को हमने क्या कर लिया साहब? बांट दिया पार्टनर को। नरेशन क्या डालोगे साहब? बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है जी। ये हमारी सब नरेशन हो गई। आगे चलते हैं, सेकंड केस लेते हैं। केस 1 हो गया हमारा, केस 2 लेते हैं साहब। केस नंबर 2, यहां पर वही सेम लेंगे साहब। रिजर्व है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये दे रखा है हमारा 10 लाख, ठीक है जी। और इस बार सब वर्कर के चोट लगी और क्लेम आ गया, तो यहां लिख देते हैं क्लेम आया है साहब इस बार 5 लाख रुपए का, राइट। तो इसे बोलेंगे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा है और क्लेम कम है, तो बोलेंगे क्लेम लेस देन रिजर्व, राइट। तो इसे क्या बोलेंगे हम? क्लेम लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लेम कम है और रिजर्व ज्यादा है। समझ में आया? तो बताइए, अब मुझे बताइए कि यहां से 10 लाख रुपए का हमारे पास रिजर्व रखा हुआ है, 5 लाख का क्लेम आया, तो 10 लाख में से 5 लाख किसके लिए ट्रांसफर कर दें हम? क्लेम के लिए ट्रांसफर कर दें, यस या नो? बाकी बचा कितना यहां पर? 5 लाख तो अभी भी बचा हुआ है। तो बताओ जो 5 लाख अभी भी यहां बचा उसका क्या करें? तो उसका जो पहले करते आ रहे हैं, पार्टनर्स को बांट दो ओल्ड रेशियो में, वही करेंगे। समझ में आया? तो आइए साहब, एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी साहब यहां पर अगेन देखिए,
पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम खत्म करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कितने से, पूरे 10 लाख से। और 2 क्लेम को कितना दे दें बच्चों, 5 लाख क्लेम को दे रहे हैं हम, तो 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। एक बात याद रखना, अभी वर्कर को दिया नहीं है, सिर्फ उसको क्लेम पास किया है, यानी कि क्लेम में ट्रांसफर किया है, यानी कि एक लायबिलिटी कम होकर दूसरी लायबिलिटी बन रही है। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम करके हम किस में डाल रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में 5 लाख। समझ में आया? तो जो पहले रिजर्व के नाम से आ रहा था बैलेंस शीट में 10 लाख, अब क्लेम के नाम से कितना आएगा बैलेंस शीट में साहब, 5 लाख। समझ में आया? हां, अगर ये पार्टनर्स को पे, उसको वर्कर को पे हो जाता, अगर 5 लाख रुपए वर्कर को हम पास करने के बाद पे कर देते, ऐसा अगर क्वेश्चन में मिलता है, तो आप यहां पर अगली एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू बैंक बना सकते हो। समझ में आया? लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन में सिर्फ क्लेम में पास करने के लिए मिलेगा आपको, रेयर कोई क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है जिसमें ये लिखा हो कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पे हो रहा है वर्कर को, तो आप कुछ मत करना, बस वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को खत्म कर देना, डेबिट कर देना और बैंक को क्रेडिट कर देना। समझ में आया? चलिए, यहां पर हमने 10 लाख में से 5 लाख वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डाल दिया, बचे हुए 5 लाख को दोनों को 2 एंजल रियाज कैपिटल अकाउंट और एंजल प्रियास कैपिटल अकाउंट में सब ट्रांसफर कर दिया। कितना कितना, 2,50,000, यानी वही इक्वल 2,50,000 की जगह मैंने 25 लाख कर दिया है, पूरा गलत हो गया है, मैं दोबारा से लिखता हूं, 2,50,000 एंड 2,50,000। ठीक है, यस या नो? तो यहां पर भी ये एंट्री हमारी कंप्लीट होगी। नरेशन क्या लिख देंगे साहब, यहां नरेशन लिखेंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड विद वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। ठीक है जी, ये नरेशन हो गई। नरेशन थोड़ा आगे पीछे भी हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है, थंब रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपको सेम ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा सेकंड केस हो गया साहब। सेकंड केस कौन सा था, जहां पर क्लेम कम है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अभी भी ज्यादा है। अब चलते हैं हम केस नंबर 3 पर। आइए, केस नंबर 3, यहां पर क्या होगा साहब, देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 10 लाख, वही एंड चोट लगी वर्कर के, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो आया है वो भी 10 लाख का आया है साहब। कितना आया है साहब, 10 लाख का, यानी बराबर इसे क्या बोलेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यही बोलेंगे साहब। तो बताओ यहां पूरा का पूरा पैसा कहां ट्रांसफर किया जाएगा, क्लेम में। क्या वर्क पार्टनर्स के लिए बांटने के लिए कुछ बचेगा, नो। तो पूरा पैसा हम कहां ट्रांसफर कर देंगे साहब, क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री करेंगे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। बच्चों आप फुल फॉर्म लिखोगे, याद रखना, आप शॉर्ट में नहीं लिखोगे, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूं, आप नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये कितना साहब, पूरा 10 लाख हमने क्लेम में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी, नरेशन लिख दो, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है जी, ये हमारी नरेशन हो गई। तो सब 3 केस हो गए हमारे, समझ में आ गया। चौथे केस की तरफ मूव करें। चलिए, ये नोट करने का मैं टाइम दूंगा, अभी चौथा केस समझते हैं पहले। चौथे केस पे आ जाइए आप लोग, चौथे केस पे आ जाइए आप लोग। तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, केस नंबर 4। अब ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहां भी हमारा कितना दे रखा है साहब, 10 लाख। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इस बार सब ज्यादा आ गया, 12 लाख आ गया। कितना आ गया साहब, 12 लाख। यानी इसे बोलेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो बताइए, हमारे पास रिजर्व 10 लाख है सिर्फ, और लोग मांग रहे हैं हमारे से, क्लेम कर रहे हैं 12 लाख का।
तो 2 लाख का क्या करें, न दें? क्या सिर्फ 10 लाख ही देंगे जितना क्लेम बनाया है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो देखो यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, हम पूरा देंगे क्लेम, कितना, 12 लाख देंगे, लेकिन हमारे पास रिजर्व कितना है, सिर्फ 10 लाख। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से 10 लाख दे देंगे, ठीक है जी, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को 10 लाख को, सॉरी 12 लाख को। अब जो डिफरेंस आया, जो नहीं बचा हुआ है 2 लाख, इसको हम बताओ मुझे, जब लायबिलिटी ज्यादा होती है, बढ़ती है, तो कहां जाती है लायबिलिटी? याद है रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी भी पढ़ाया था मैंने। लायबिलिटी ज्यादा होती है तो लॉस होता है, और लॉस मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड होता है। तो ऐसे केस में हम यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को साहब डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने से साहब, 2 लाख से। तो ऐसे केस में जब हमारा क्लेम ज्यादा होगा, रिजर्व कम होगा, तो जितना रिजर्व है वो दे देंगे और बाकी बचा 2 लाख हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। समझ में आ गया? तो यहां पर भी नरेशन लिख लो, बीइंग क्लेम एक्सेप्टेड। देखो नरेशन मैंने यहां पर चेंज कर दिया, आप नरेशन चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कुछ और भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड एंड क्लेम एडजस्टेड विद रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। लंबी हो जाएगी, आप इतना लिख दो काफी है। समझ में आ गया? चलिए, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, उसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, ये मैंने आपको करा दिए चारों केस। तो देखिए, आप पहले केस से स्टार्ट करिए लिखना साहब। ये लीजिए, मैंने केस 1 दे दिया आपको, केस 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। केस 2 का स्क्रीनशॉट लीजिए साहब, केस 3 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए साहब, केस 4 का स्क्रीनशॉट लीजिए साहब। चलिए, तो यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। दोस्तों, हमने आज के लेक्चर में रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा, कैसे बनता है, उसकी जनरल एंट्री कैसे डलती है। हमने डिफरेंट रिजर्व यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट सीखा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट सीखा, गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा, और हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह के बारे में सीखा कि अगर कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नाम से कुछ भी दे रखा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, राइट। अभी आईएफआर बाकी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बाकी है, और ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इन सभी टॉपिक पर, उनकी प्रैक्टिस करना बाकी है। तो इनकी प्रैक्टिस और इस तो ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और इस टॉपिक को जो आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।